आप सभी का YouTube चैनल स्किल वेब पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की अपनी 4th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप सभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं सेकेंड ईयर में। जो आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है, जो कि आप लोग अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आज हम लोग ये 4th क्लास है। अब तक 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूं स्टूडेंट्स, उस क्लास को देख लीजिए। वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये क्लास आपके लिए होने वाली है, बिकॉज ये जो डीसी जनरेटर की क्लास है उससे रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक थ्योरी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ऑलरेडी बताया है, जिसकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को जो इसमें हम लोग करने चल रहे हैं इस क्लास में, उसमें भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। बाकी यहाँ पे तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ये है ही है, जिसमें मैं क्वेश्चंस के साथ साथ में आपकी उससे इंक्लूडेड थ्योरी को भी कवर कराता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं। ठीक है, आईटीआई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। ठीक है, तो जिनके लिए ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअल में वो हैं जिनका अभी जस्ट पेपर होने वाला है, या फिर जो सीआईटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब सीटीआई में एडमिशन लेने जा रहे वाले हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीसी जनरेटर से रिलेटेड, और साथ ही साथ उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं और अब वो उस ट्रेड थ्योरी को कंप्लीट वे में थ्योरी और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में अपनी थियरी और क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना लेक्चर सेशन। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं चैनल पे, तो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका ये पूरा का पूरा फिगर देखिए जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं कि कौन सा, ठीक है, चलिए एक मिनट इंक ले लेने दीजिए मुझे। कौन सा इसमें इसमें बोला गया है कि एक स्वयं उत्तेजित, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो कि 17 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 16 क्वेश्चन आपके 3 लेक्चर्स में हो चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन विद थियरी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपको एकदम कंप्लीट थियरी के साथ में मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ऑप्शंस को भी आपको एनालाइज करवाता हूँ। इस वजह से थोड़ा समय लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को मजा आती होगी अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर मींस इसको कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत होती है। क्यों होती है वही हम लोगों को देखना है। तो स्टूडेंट्स, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत क्यों होती है उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला पहले बताता हूँ। ध्यान से देखो कि किसी भी जनरेटर में, ठीक है, किसी भी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, याद है ईएमएफ फैराडे इंडक्शन लॉ से हम लोग पढ़ते थे, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब भी हम लोग किसी रोटर को, है ना, रोटर पार्ट में जो वाइंडिंग को किसी पोल के सामने जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर घुमाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैग्नेटिक पोल है, ये इधर और इधर, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पास होती हैं, और इसके अंदर ये रोटर जो घूम रहा है इसमें वाइंडिंग बंधी हुई है स्टूडेंट्स। तो इन वाइंडिंग्स में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? तो ये कितनी तेजी से घूम रहा है, एन पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पे। ठीक है, इसमें कितने सारे पोल्स हैं इस बात पे, इसके इस पोल्स से कितनी फ्लक्स निकल रही है, तो फाई मान लो अगर, तो फ्लक्स पे। ठीक है, साथ ही साथ इस रोटर के अंदर कितने सारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं। ठीक है, तो ए पे डिपेंड करता है, कितने सारे कंडक्टर हैं जेड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को जब एक साथ आप ईएमएफ के लिए लिखते हो तो होता है फाई एन पी जेड बाई ए डिवाइडेड बाई 60। यहां आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को मैंने क्यों बताया है आपको, उसका पर्पस मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। देखो, आपने देखा यहाँ पे कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वो किसके प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, मतलब ई किसके साथ बढ़ता घटता है, ई अपना बढ़ता है फ्लक्स के साथ में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। कहने का मतलब ये समानुपाती है किसके, फ्लक्स के, चुंबकीय
फ्लक्स के समानुपाती है। ये ई का क्या मतलब है? ईएमएफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ है ई का मतलब, ठीक है। तो बच्चों जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स के समानुपाती होता है। तो समानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर यहाँ फ्लक्स की वैल्यू ही जीरो हो जाए, फ्लक्स की वैल्यू का मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र है वही जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो अगर जीरो हो जाए तो क्या लगता है कि यहाँ पे आपको ईएमएफ मिलेगा? तो नहीं, ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डीसी जनरेटर में भाई ठीक है, स्पीड यहाँ जीरो है, ईएमएफ जीरो है, लेकिन अगर मान लो आपने रोटर घुमाना शुरू किया, स्पीड आ भी गई, ठीक है, स्पीड मिलने लगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको मिलने लगे, बाकी देखो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है भाई, पोल है तो पोल है, जितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं तो हैं, जिस तरीके के पैरेलल पाथ हैं तो हैं, 60 तो कांस्टेंट होता ही है। लेकिन जो ई है बच्चों वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड है और कितना फ्लक्स है। तो अभी मुझे बताओ, अगर शुरू में ही एकदम स्टार्टिंग में ही फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो तो ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, भले चाहे आप जितना तेजी से घुमाओ। कैसे समझ पा रहे हो इस बात को? फिर से देखो भाई, ई प्रोपोर्शनल है फ्लक्स और एन के। कहां से देख रहा हूं? यहीं से मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखो यहां पे इतनी। भाई अगर मैं इसको मैं फिर से आपके लिए चलो अगर लिखूं तो जरा एक बात बताओ, यहां पे मतलब किस तरीके लिखूंगा, इस बार थोड़ा अंतर है। देखो ई इज इक्वल टू होगा एन फाइव, ठीक है, और पी जेड बाई 60A। तो इसमें अगर मैं इतने पोर्शन को देखूं तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये तो नियत है, ये जो है बच्चों ये तो नियत है, ये नहीं बदलेगा। ये तो आप चाहे जो भी करो नहीं इसमें आप बदल क्या क्या सकते हो? तो बच्चों इसमें आप या तो फ्लक्स बदल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे या तो आप इस फ्लक्स को चेंज करो और या तो आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को चेंज करो। कहने का मतलब ये है या तो आप रोटर की स्पीड बदल दो और या तो फिर रोटर पार्ट पे जो ये फ्लक्स लाइंस पास हो रही थी ना, जो ये पोल है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों, ये जो पोल है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अगर उसके बीच का ये जो फ्लक्स है, ठीक है, वो जो है बदल दें, चेंज कर दें, तो क्या ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको यहां से सीधे नजर आ रहा है कि यहां से ईएमएफ बदल जाएगा, ठीक है। तो एक तो रही बात स्पीड और एक होता है आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स का सीधे सीधे मतलब है चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र से इसका लेना देना है। अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, ठीक है। तो एक तरीके से फ्लक्स किसको बताता है? चुंबकीय बल रेखाओं को बताता है। तो अगर बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होंगी तो बताओ चाहे जितनी आप स्पीड कर लो, यहां देखो, यहां आप अगर जैसे मैं कह रहा हूं इस फ्लक्स की वैल्यू है जीरो, ठीक है, तो अगर बच्चों इस फ्लक्स की वैल्यू है जीरो तो चाहे आप जितनी भी स्पीड कर लो, चाहे जितना स्पीड बढ़ा लो, क्या यहाँ पे ईएमएफ बनेगा? तो नहीं बनेगा। आप बोलोगे नहीं सर जीरो ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि किसी भी मशीन में ईएमएफ को बनाने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक फ्लक्स का होना और एक स्पीड का होना, मतलब रोटर का चलना। तो भैया एक बात बताओ, अगर फ्लक्स की वैल्यू हम कह रहे हैं जीरो है तो चाहे जितनी ज्यादा स्पीड आप कर लो, चाहे जितनी ज्यादा स्पीड कर लो, चाहे जितना बढ़ा लो, क्या ये बनेगा? ईएमएफ की कुछ वैल्यू आएगी? क्या वोल्टेज कुछ बन पाएगा? नहीं, जीरो बनेगा हमेशा, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर फ्लक्स क्यों नहीं है? फ्लक्स बच्चों इसलिए नहीं है कि जब शुरू में मशीन चलती है तो जो रोटर जो चलता है तो रोटर से जो करंट निकलती है उसी की वजह से फ्लक्स भी बनता है। ध्यान से सुन लो, इस तरीके के मोटर में जिसको आप बोल रहे हो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, उसी में जो आर्मेचर करंट होती है स्टूडेंट, जो आर्मेचर करंट होती है उसी की वजह से ये फ्लक्स भी बनता है। तो अभी मुझे बताओ कि जब आर्मेचर करंट ही नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ईएमएफ तो बना ही नहीं, ईएमएफ तो जीरो है, ठीक है। मैंने बताया ना कि अगर ये फ्लक्स जीरो हो जाता तो बताओ कि क्या ईएमएफ बन पाएगा? तो ईएमएफ नहीं बन पाएगा। तो जब ईएमएफ नहीं बनेगा तो करंट किस बात की? जीरो। तो क्या फ्लक्स बन पाएगा? नहीं, तो फ्लक्स भी जीरो। लेकिन आप सोच रहे हो कि फ्लक्स जीरो ही रह जाएगा तो फिर इस मशीन का काम ही क्या? बिल्कुल सही बात है, अगर फ्लक्स इसमें जीरो हो जाए तो फिर इस मशीन का कोई काम नहीं है। आप इसको घुमाते रहो, चाहे जितना तेज घुमाओ, कुछ नहीं बनने वाला, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, ना तो कोई करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये तो बहुत बहुत खतरनाक बात है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, बहुत ही अजीब बात है कि जो इस तरीके का जो जनरेटर है बच्चों, उसमें फ्लक्स का होना जरूरी है, होना आवश्यक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कितना फ्लक्स का होना? तो मैं कहता हूं थोड़ा सा हो, बस थोड़ा सा हो। अगर थोड़ा सा फ्लक्स होगा
मान लो इसकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे देखो, अगर इसमें थोड़ा सा भी फ्लक्स होगा तो n से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो ईएमएफ बनेगा। तो ईएमएफ एटलीस्ट जीरो तो नहीं होगा, जीरो से अलग होगा। तो जब जीरो से ये अलग होगा ईएमएफ, तो जब ईएमएफ की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी, करंट भी नॉन जीरो होगा, फिर इसी की वजह से ये फ्लक्स बनना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो तो मैं जानता हूं ये मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, ये डीसी जनरेटर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई, एक बार में फिर से जरा रिप्ले करो, वीडियो को फिर से ध्यान से सुनो। मैंने बहुत क्लियर कट आपको बता दिया है, आप फिर से इसी चीज को दोबारा रिप्ले करो और फिर से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर आपको ये पता चलेगा, फाइनली आपको नॉलेज ये हो जाएगी कि सर का कहना है कि भाई जब अगर फ्लक्स नहीं होगा इसमें, ठीक है, फ्लक्स का मान अगर शुरू में जीरो हो तो फिर ईएमएफ किसी भी हाल में नहीं बनेगा, वो जीरो ही रहेगा। मेरा फाइनली बस यही कहना है। ठीक है, अच्छा, अब फ्लक्स की वैल्यू जो जीरो है, इसको बनाने के लिए कैसे आप इसको नॉन जीरो कब करोगे? मतलब आप इसमें जीरो ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जैसे 0.2 वेबर हो या जो भी हो, हम कहते हैं कुछ हो। ठीक है, तो कुछ होने के लिए जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, अच्छा, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है या नहीं होता है, इस बारे में आप कैसे समझोगे? तो हमेशा कुछ ना कुछ मैग्नेट में, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो जब वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी तब होगा, लेकिन अभी तो वाइंडिंग में कोई करंट है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट तो इससे मिलने वाली है, आईए से मिलने वाली है। तो जब करंट आईए से ही मिलने वाली है, ठीक है, जब मैं कह रहा हूं कि जब ईएमएफ नहीं बना तो आईए नहीं बना, तो आईए नहीं बना तो फ्लक्स नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा बहुत फ्लक्स इसके अंदर पहले से होता तो ईएमएफ भी बनता, ईएमएफ भी बढ़ने लगता, फिर आई बढ़ती, फिर ये फ्लक्स भी बढ़ने लगता। बोल रहा हूं ना सही में? ठीक है, तो अगर ये फ्लक्स भी बढ़ने लगता, अगर ये फ्लक्स भी इसी तरीके से बढ़ने लगता तो अपना काम हो जाता, तब तो फिर ईएमएफ और तेजी से बढ़ता और अपना वोल्टेज जितना चाहिए उतनी जरूरत मिल जाती। आपको मैं बता दूं कि जिस मिनिमम फ्लक्स की हमें जरूरत है, जिस मिनिमम फ्लक्स की जरूरत है, वो मिनिमम फ्लक्स दरअसल रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ही कहलाता है। ध्यान से सुन लो, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ही उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक आवश्यक चुंबकत्व, जो कि मशीन के अंदर होना जरूरी है। तो वो कहाँ होता है? इन पोल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो पोल है ना बच्चों, इसी पोल के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर इस पोल के अंदर का वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए तो ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा और फिर आप ईएमएफ बनाते रह जाओ, नहीं बनेगा। ठीक, तो इनका अब क्वेश्चन पढ़ो तो अब समझ में आएगा। कह रहे हैं व्हाट इज द नेसेसिटी, मतलब जरूरत क्या है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जी हाँ, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता यह है कि अगर वो रहेगा तभी हम वोल्टेज बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएगा। समझ गए बात? इतनी कहानी आपको बताने के बाद इसका आंसर मिला है बच्चों। लेकिन ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको आप किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि इसका आंसर ये आया कैसे, है ना। बोल्ट अप द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का निर्माण करें। वोल्टेज के निर्माण करने के लिए हमें क्या जरूरी है? अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये दिमाग में रखना है आपको, अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या महत्व है, आप समझ गए। ठीक है, अगर नहीं समझे हो तो मेरी रिक्वेस्ट पे आप फिर से रिप्ले करो और यही बातें एक बार फिर से सुनो। मुझे मालूम है ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, लेकिन आप यही बातें फिर से सुनो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप जरूर इसको ट्राई करना अगर नहीं समझ में आया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मैं बताना चाहता हूं कि विच आर द 2 पॉइंट्स दैट ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। कहने का मतलब है डीसी मशीन में वे 2 बिंदु कौन से हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो ध्यान से सुन लो, वो दो बिंदु कैसे आप मेजर करते हो, आपको एक फिगर दिखाता हूं, है ना। क्वेश्चन मत रीड करो, फिगर देखो केवल। यहाँ पे देखो, ये जो लाल कलर ये दिख रहा है जिसको मैंने अभी नीला कर दिया, एक ये और बच्चों एक ये। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग ब्रश। क्या काम आते हैं? ब्रश से हम लोग करंट का कलेक्शन करते हैं, मतलब एक घूमने वाले पार्ट से एक स्टैटिक पार्ट पे ब्रश रुका हुआ होता है। ठीक है, ये रुका हुआ होता है, ये चलता नहीं है। तो चलने वाले पार्ट से रुके हुए पार्ट तक अपने करंट को लाने के लिए हम लोग ब्रश का यूज करते हैं बच्चों। तो ब्रश जो होता है उसका भी कुछ एक अपना रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसका भी एक प्रतिरोध होता है। ठीक है, इस प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रश का रेजिस्टेंस,
है ना, इस तरीके से शो करते हैं। इनका कहना है बताओ कि उस ब्रश रेजिस्टेंस को कहां से कहां तक के रेजिस्टेंस के लिए बोला जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो बच्चों ये जो ब्रश लगा है ये इस कम्यूटेटर सेगमेंट से टच रहता है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट से लेके ब्रश तक के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं ब्रश रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फिर से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, इसमें मैंने ये बताया, मतलब क्वेश्चन ये पूछा है मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं। तो एक बिंदु है बच्चों आपका ब्रश, ठीक है, एक बिंदु है आपका ब्रश और दूसरा पॉइंट है, जो पहला बिंदु है ब्रश और दूसरा पॉइंट है कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर एसई सेगमेंट। ठीक है ना, कम्यूटेटर सेगमेंट बच्चों दूसरा पॉइंट ये है। तो आप जरा आंसर देखो, रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट ब्रशेस, बिल्कुल गलत। रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रशेस एंड कम्यूटेटर राइजर, ठीक है, कम्यूटेटर राइजर की बात नहीं, राइजर तो जहां पे कॉइल बंधी होती है, याद है पहला ही क्वेश्चन इसमें ट्रेड थ्योरी में यहीं से शुरू हुआ है आपके डीसी जनरेटर में। तो राइजर आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कम्यूटेटर में राइजर इसलिए यूज करते हैं जहां पे हम लोग कॉइल को आराम से बांध सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फिलहाल ये कोई यूज नहीं है। इनका कहना है कि थर्ड वाले ऑप्शन में जरा पढ़ो, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, बिल्कुल सही। देखो यही मैंने बोला, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग आरबी ब्रश रेजिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख लेना, इसी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में निरूपित किया गया है। अच्छा, ये है क्या, पहले तो आपको यही बताना जरूरी है। ध्यान से सुनो, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ आपके लोड करंट, कहने का मतलब जब आपका कोई, देखो शुरू से बताता हूं, एक जनरेटर है, ठीक है, एक ये डीसी जनरेटर है, ठीक है बच्चों, ये घूम रहा है तो जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मान लो इधर प्लस इधर माइनस है, ठीक, मान लिए। इसको मान लो आप एक बल्ब से जोड़ दो, ठीक है, चलो जोड़ दिए भाई, बल्ब से जोड़ दिए, तो बल्ब से जोड़ दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो करेगी। तो ये जो करंट बल्ब के अंदर से फ्लो कर रही है इसी को हम लोग कहते हैं लोड करंट। ये जो है लोड करंट, जो इसको आप ऐसे शो कर रहे हो। और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इस टर्मिनल, मतलब यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है, तो इधर वोल्टेज हो गया भाई, ठीक है। अब इनका कहना है कि जैसे जैसे ये लोड, मतलब कई सारे अगर आप बल्ब लगा दो, लोड बढ़ता चला जाएगा, या आप ये कह लो कि लोड करंट जैसे जैसे ज्यादा होने लगेगी, क्या वैसे वैसे वोल्टेज में कुछ डिक्रीमेंट होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल डिक्रीमेंट होगा स्टूडेंट। डिक्रीमेंट का मतलब कमी आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर लोड करंट बिल्कुल ना जाए तो इस टर्मिनल वोल्टेज पे सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा, जिसको आप बोलोगे रेटेड वोल्टेज। ठीक है, रेटेड वोल्टेज बोलोगे। लेकिन स्टूडेंट अगर इसके सामने आप लोड बढ़ाते चले जाओ और जनरेटर से बहुत सारी करंट निकलना शुरू हो जाए और वापस इसमें जाए, तो ध्यान रखना कि वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। वैसे भी आप जानते हो कि जब लोड बढ़ता है बच्चों तो हमेशा वोल्टेज डाउन ही हो जाता है। तो जनरेटर के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब लोड बढ़ा देते हो जनरेटर के टर्मिनल पे तो इसका धीरे धीरे वोल्टेज क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एक तरीके से ये वोल्टेज सीधा ना जाके ऐसे कम होने लगता है। कहने का मतलब देखो इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ठीक है, तो अगर आपसे ये बोला जाए कि एक पर्टिकुलर लोड करंट पर, ठीक है, जो ये पोर्शन है जिसको अब हम लोग दिखा रहे हैं ग्रीन कलर से, ध्यान से देखना, ये इतना पोर्शन है, इसको एक्स अगर बोला जाए तो इसको कहते क्या है। तो देखो इतना तो हमें मालूम है कि एक तरीके का ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज में कमी आई है ना, वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, ये क्या है, विभव पतन है, विभव पतन है बच्चों ये। तो ये विभव में कमी क्यों आई है, तो विभव में कमी आई है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ध्यान से सुन लो, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है, सॉरी ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हुआ है बच्चों। ठीक है, आर्मेचर के रिएक्शन का ड्रॉप हुआ है। दो ड्रॉप होते हैं वैसे यहाँ पे, एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस का ड्रॉप, आरए का ड्रॉप, ठीक है, और एक होता है आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप। ठीक है, तो बच्चों ये जो आंसर है आपका, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप आया है वही पोर्शन एक्स आपका शो कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आर्मेचर रिएक्शन ना होता तो ये वोल्टेज फुल रहता, जितना वोल्टेज शुरू में था यहाँ पे उतना ही हर एक लोड करंट के लिए होता, चाहे लोड करंट की वैल्यू ये होती, चाहे लोड करंट की वैल्यू ये होती, बढ़ती चली जाती, फिर भी आपकी वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती। लेकिन सेम नहीं है, ये कम हो गया। तो कम हुआ है तो ये किसकी वजह से कम हुआ है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कम हो गया। आर्मेचर रिएक्शन पिछली क्लास में मैंने बताया था ना लास्ट में, आर्मेचर
रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बोलते हो कि सर हिंदी में बताओ आर्मेचर रिएक्शन को। बच्चों आर्मेचर रिएक्शन ही बोलते हैं। आप ऑप्शन पढ़ो, सी आंसर पढ़ो, आपको खुद ही पता चल रहा है, देखो वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में ही समझो, आप लोग इतना टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन एक तरीके का वो प्रभाव है बच्चों, जो वो प्रभाव है, एक तरीके का आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव है जो डीसी जनरेटर पे डालता है, जिसकी वजह से फ्लक्स में कमी हो जाती है। बच्चों जब फ्लक्स में कमी होगी तो आपको अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, ई में भी कमी हो जाएगी। तो ई में कमी का मतलब ही तो है वी में कमी, वी का मतलब ई ही है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना ईएमएफ की ही बात कर रहे हैं हम इसकी। तो जो ये एक्स पार्ट है बच्चों, वो क्या दिखाता है, आर्मेचर रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। ध्यान से समझ लिए। तो आपको अब उम्मीद है कि आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, हिंदी में ही पढ़ता हूं। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ, मतलब शंट फील्ड अलग बात है और आर्मेचर अलग चीज है, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी होती है। अब आपको पहले मैं बताता हूं कि कंपाउंड जनरेटर होता किस टाइप का है, पहले ध्यान से सुन लो। चलो शुरू से ही बताता हूं आपको मैं कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। एक मिनट। कंपाउंड जनरेटर एक्चुअल में होता क्या है पहले आप वो समझ लो, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे जनरेटर से एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से देखते रहना इसको, ठीक है। घबराया मत करो, ना तो इतनी जल्दीबाजी दिखाओ कि आपका कम क्वेश्चन हुआ है। मैं आपको कई सारे क्वेश्चन एक ही साथ बता देता हूं, ये भी ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। देखो पहले आप समझो कि डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर मैंने कहा डीसी जनरेटर कई टाइप के होते हैं। चलो ठीक है, कई टाइप के होते हैं मान लिए, जिसमें आप एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। एक होता है शंट टाइप का, एक होता है सीरीज, ठीक है, और एक लास्ट होता है कंपाउंड। फुल फॉर्म ये देखो, ये इसका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देख लो। कंपाउंड में भी दो होते हैं, एक होता है लॉन्ग, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है स्टूडेंट शॉर्ट शंट, ठीक है। इस तरीके से अब देखो मैं जो बोल रहा हूं वही उसकी हिंदी भी है, ठीक है। तो इतना घबराया मत करो और पढ़ लिया करो, इतना डरा मत करो कि हिंदी में क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये लगभग वही है, देख लो। अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ देखो, आपको प्रूफ देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो लिखा लॉन्ग शंट, तो इसका भी मतलब है लॉन्ग शंट, ठीक है। हिंदी उसने बदला नहीं बदला, क्योंकि हिंदी और टफ है उससे ज्यादा। आपको ऐसे याद रखना है, सेपरेटली एक्साइटेड पहली टाइप हो गई, ये शंट दूसरा हो गया, तीसरा सीरीज हो गया, चौथा कंपाउंड हो गया, जिसके दो पार्ट हैं। एक हो गया आपका लॉन्ग शंट, एक होता है आपका शॉर्ट शंट, ठीक है। समझ गए। चलो आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें कह रहा है एक कंपाउंड जनरेटर बताओ जिसमें शंट फील्ड, ठीक है। तो चलो पहले मैं बताता हूं आपको कि शंट जनरेटर कैसे बनता है। शंट जनरेटर की जो सर्किट होती है वो देखो बनाता हूं, ये है उसका शंट जनरेटर का आर्मेचर, ठीक है। और इससे जो इसकी फील्ड है शंट जनरेटर की, वो इस तरीके से कनेक्टेड है, और इधर एक टर्मिनल है इसका जहां पे आपका लोड कनेक्ट है। तो मुझे बताओ यहाँ पे, पहले आप यहाँ मुझे बताओगे, खुद आप बताओगे मुझे कि बताओ कि आर्मेचर से और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये इसकी फील्ड है, ठीक, और ये है स्टूडेंट आर्मेचर। तो अब तो बता दो कि आर्मेचर से इसकी फील्ड किस तरीके से कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे पैरेलल में, ठीक है, मींस समांतर में, समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो बच्चों अगर ये समांतर क्रम में है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं शंट जनरेटर, ठीक, याद रखना। अब दूसरा देख लेते हैं, सीरीज। तो सीरीज जनरेटर अगर बात करें तो देखो जैसे ये होता है आर्मेचर, ठीक है, ये है आपका आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ जो आपकी सीरीज है वो इसी में सीरीज कनेक्शन में ही है, और इधर की तरफ आपका लोड है। मतलब ये है कि जो अभी तक फील्ड आपकी यहाँ थी बच्चों, वो फील्ड अब आपकी यहाँ आ गई, ठीक। तो ये आर्मेचर के साथ में सीरीज में है, और यहाँ आर्मेचर के साथ में ये पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होता है तो उसको बोलते हैं शंट जनरेटर, और जब सीरीज में होता है बच्चों तो उसको बोलते हैं सीरीज जनरेटर, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये लोड लग गया, ठीक, समझ गए। अब आपका मेन क्वेश्चन वाला जो जनरेटर है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन वाले जनरेटर में ये बोला गया है कि आप बनाओ कंपाउंड जनरेटर जिसकी शंट फील्ड कनेक्टेड हो किससे, पैरेलल कनेक्टेड हो आर्मेचर से। तो चलो आर्मेचर बनाते हैं जरा। आर्मेचर भैया ये हो गया, ठीक है। इससे क्या कनेक्टेड हो, पैरेलल में आपकी फील्ड कनेक्टेड हो, तो ये भी बन गया। अब कंपाउंड है तो इस कंपाउंड का मतलब हुआ सीरीज और शंट दोनों फील्ड होंगी। कहने का मतलब ये शंट फील्ड भी होगी
और सीरीज फील्ड भी होगी। और बच्चों ये क्या है, ये है आपका आर्मेचर, ठीक है, ये है आपका आर्मेचर, ठीक है। अब चाहे मैं इसको हिंदी में ही लिखूं, ऐसे ही लिखूंगा आर्मेचर, तो आप पढ़ना जान रहे हो तो उस तरह लिख लो। तो ध्यान से देखो जरा, इसमें जो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है वो ये कह रहा है कि आर्मेचर के साथ में आपकी जो शंट फील्ड है वो पैरेलल में लगी है, समांतर में लगी है। तो उसको कहते क्या है, उसको बच्चों कहते हैं लॉन्ग शंट जनरेटर। ध्यान रखना, उसको कहते हैं लॉन्ग शंट, एक मिनट, सॉरी, लॉन्ग नहीं लॉन्ग नहीं, शॉर्ट बच्चों, क्योंकि ये कम में लगा है ना, तो इसको कहते हैं शॉर्ट शंट जनरेटर, ठीक है। लेकिन अगर यही चीजें यहां से ये वाली वायर हटा के मैं इसको यहां से जोड़ देता तो इसको कहते हैं आप लॉन्ग शंट जनरेटर, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका आंसर कौन सा सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारे जनरेटर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ये कि बस एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना टाइम वेस्ट करा दिया, आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो ये पुराने वाला डाटा है जो मैं बता रहा था, ब्रश रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, कह रहे हैं वाई द आर्मेचर कोर, आर्मेचर कहाँ है पहले ये देख लो, ये है आर्मेचर कोर, मतलब जो रोटर पार्ट होता है वही आर्मेचर होता है ना, कई बार बता चुका, अब तो याद हो गया होगा। इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। आर्मेचर की जो कोर है ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, इज लैमिनेटेड। लैमिनेटेड का मतलब होता है पतले पतले लेयर से मिल के वो पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है। पूरी की पूरी बॉडी का मतलब पूरा जनरेटर नहीं, पूरा रोटर का जो आर्मेचर पार्ट है वो पूरी पूरी वो बॉडी एक लैमिनेटेड शीट से बन के मिली होती है, मतलब पतले पतले लेयर के मेटालिक पीस से मिल के वो सॉलिड बना होता है, उसको लैमिनेशन बोलते हैं बच्चों। अब ये लैमिनेशन करते क्यों है, तो आप ध्यान से समझ लो और हमेशा के लिए याद कर लो कि लैमिनेशन जहां पे किया जाता है, ध्यान रखना कि वहां पे निश्चित रूप से जिस, मतलब आप समझो कि जिस पार्ट पे लैमिनेशन करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि आर्मेचर पे हम लोगों ने क्या कर दिया, लैमिनेशन कर दिया, तो आर्मेचर कोर पे लैमिनेशन करने का केवल और केवल इतना मकसद था कि वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर्टिकुलर एरिया से जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो लगातार परिवर्तन होता रहता है, हाँ बिल्कुल लगातार परिवर्तन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन लगातार परिवर्तन होने से क्या कुछ बैड इंपैक्ट है, क्या कुछ गलत हो जाता है क्या, बिल्कुल गलत हो जाता है बच्चों। गलत ये हो जाता है कि उसमें जो ये कोर है ना, जो ये मेटल कोर है जो इसके अंदर है, वाइंडिंग तो ठीक ठीक बात है भाई, वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस हो अच्छी बात है, लेकिन इसके कोर में भी ईएमएफ आ जाता है। अच्छा, वो क्यों होता है, वो होता है एडी करंट की वजह से, ठीक है, एडी करंट की वजह से, एडी करंट के फ्लो होने की वजह से। अच्छा ध्यान से समझ लो, ये जो एडी करंट है वो वाइंडिंग में नहीं होती है, ये बच्चों ये कहां पे होती है, ये आपके वाइंडिंग में नहीं होती, ठीक है। वाइंडिंग तो इसके ऊपर ये है जो लगी हुई है, ये कोर के अंदर भी करंट फ्लो होने लगती है, जिसका कोई काम नहीं होता अपने को, उसका काम नहीं होता अपने को बच्चों, वो केवल मशीन को, रोटर पार्ट को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, रोटर को हॉट कर देती है, रोटर को गर्म कर देती है, जिसकी वजह से आपकी मशीन गर्म पड़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये निकल के आती है कि फिर क्या करें, कैसे हम लोग एडी करंट को हटाएं। तो एडी करंट को हटाने के लिए जो आर्मेचर कोर है बच्चों, जो डीसी जनरेटर की जो आर्मेचर कोर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पटलित कर देते हैं या लैमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है। पटलित का मतलब हुआ पत्ती 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 फॉर्म में जोड़ के एक सॉलिड रोटर बनाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये है इसके कहने का मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका किस लिए ये काम में आता है, लैमिनेटेड जो होती है शीट्स अपनी, जो लैमिनेटेड जो आर्मेचर होता है वो इसलिए काम में आता है जिसकी वजह से क्या हो जाए, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, मतलब भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। आपको पता चल गया भंवर धारा हानि क्या होती है। मैंने कहा कि जैसे कोई मेटल पीस होता है, ध्यान से सुन लो, उसकी बात छोड़ो, केवल एक मेटल पीस ले लो। मैं कहता हूं ये है आपका एक मेटल पीस, धातु है, ये धातु है बच्चों। ये जो धातु है अगर इसमें बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र इसमें से गुजरेगी, ठीक है, लगातार जो चुंबकीय क्षेत्र बदल रही है, तो याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि इसके अंदर भी, मतलब मेटल सीट के अंदर भी क्या हो जाता है बच्चों, मेटल सीट के अंदर भी ईएमएफ बनने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, एडी
करंट उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, एडी आप देखियो, जो मैच में एडी पहन के हम लोग वो करते हैं, तो एडी किस तरीके की होती है? गोल। तो एडी गोल होती है, तो जैसे मान लो यहां से चुंबकीय क्षेत्र गुजरा तो इस तरीके से गोल गोल क्या होने लगता है, जो है करंट फ्लो करने लगती है। तो इसको इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडी करंट। ठीक है, तो बच्चों डी आंसर बिल्कुल सही है। फिर एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको कि जो आप आर्मेचर कोर होती है उसको आप लैमिनेटेड इसलिए करते हो जिससे आपका क्या हो जाए, रोटर पार्ट गर्म ना पड़े। क्यों? क्योंकि एडी करंट ना बने, वहां पे एडी करंट नहीं बन पाएगी। एडी करंट तब नहीं बन पाएगी जब सॉलिड मेटल का आप कोर ना लगाओ रोटर पे, बल्कि आप पतली पतली पत्तियों के फॉर्म में उस तरीके का शेप बना लो। ठीक है, तो उस तरीके से आप एडी करंट को कम कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब कैसे कम कर सकते हैं उसका भी एक रीजन है, एक वजह है, लेकिन यहां आपको मैं बताऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, थ्योरी वाली क्लासेस में मैं बिल्कुल इसको बहुत डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर देखना है तो आप इसकी थ्योरी क्लासेस भी देखना जब भी मैं अपलोड करता हूं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही अपलोड हो रहे हैं। चलो, अगला क्वेश्चन ये है आपका, वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। इनका कहना है कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है वो बहुत कम क्यों होता है? वो बच्चों इसलिए जिससे वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा ना हो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा ये है आपका डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, इसमें इस तरीके का रेजिस्टेंस दिखा दो, ऐसे ये इसकी फील्ड बना दो और इस तरीके से इसको सामने इसके लोड लगा दो। ठीक है, ये है आपका लोड। बताओ ये किस टाइप की जनरेटर है? ये है आपका शंट जनरेटर। ठीक है, क्यों शंट जनरेटर? क्योंकि बच्चों आर्मेचर के साथ में जो जनरेटर का, एक मिनट, हाँ, आर्मेचर के साथ साथ में ये देखो, ये आर्मेचर है और ये जो मैंने अभी जो ये और नया शो कर दिया वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो, और ये क्या है? इसकी फील्ड है। तो फील्ड किस में लगा हुआ है? फील्ड इसके साथ पैरेलल में लगा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है शंट जनरेटर। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है शंट जनरेटर। अभी क्या बोलने जा रहे थे, अब उसको सुनो। शंट जनरेटर में जो ये आर्मेचर प्रतिरोध है बच्चों, ये बहुत कम होता है। ये बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो बहुत कम क्यों रखते हैं? अगर बहुत कम रखोगे तो मुझे एक बात बताओ पहले, यहां से अभी एक आर्मेचर करंट फ्लो होगी जो कि आर ए में भी जाएगी, मतलब आर ए में भी एक आर्मेचर करंट इस तरीके से जाएगी। तो बच्चों इसके अंदर से जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, प्लस माइनस करके यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप है जो वोल्टेज में जो कमी करता है, मतलब कमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर ए और आई ए। तो अगर यही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों वो आई ए आर ए होगा। तो आई ए आर ए बहुत कम रहे, ठीक है, ये लो रहे हमेशा, इसीलिए आर ए की वैल्यू कम करते हैं। अब जैसे आई ए तो आप रोक नहीं सकते, वो तो लोड के अकॉर्डिंग है भाई, लोड ज्यादा लगा दोगे तो करंट बढ़ जाएगी जनरेटर से, लेकिन आप उसके अंदर का रेजिस्टेंस तो कम कर ही सकते हो, उसमें इस तरीके की वायर लगाओ जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो आर ए जब आपका कम रहेगा तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है बच्चों, ये बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? बहुत बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका पर्पस। तो आंसर नंबर 20 बिल्कुल बिल्कुल सही है, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, आर्मेचर अब तक तो याद हो गया होगा कि आर्मेचर क्या है। आर्मेचर वो है बच्चों जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, जहां पे आपकी विद्युत ऊर्जा बनती है, वो वाली वाइंडिंग जो होती है उसी को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, और ये कहां पे होती है? ये जनरेटर के रोटर वाले पार्ट में होती है। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। तो ये है आपका आर्मेचर। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। तो आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें क्वेश्चन है एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर पे देखो, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। देखो अब ये इसकी कहानी, मैंने कहा था ना कि आप एक बार जब अच्छे से समझ लोगे तो कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे। इनका कहना है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, हालांकि इन्होंने कहा है कि घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है, क्योंकि बच्चों अगर उसको उल्टा जनरेटर को चला दिए तो जानते हो उससे क्या लॉस हो जाता है?
उससे वो वाला फ्लक्स खत्म हो जाता है जनरेटर में, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है जिसकी जरूरत जनरेटर को ईएमएफ बनाने में पड़ती है। याद करो, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ई की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है एन फाई के। और बच्चों अगर फाई की वैल्यू 0 हो गई तो फिर चाहे आप जितना तेजी से जनरेटर को घुमाओ, एन की वैल्यू चाहे जितना बढ़ा लो, एन का मतलब क्या है, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है, इन आरपीएम, आरपीएम में होती है, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो एन की वैल्यू चाहे आप जितना बढ़ा लो, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू 0 हो तो ई की वैल्यू 0 ही आना है, ठीक है। तो मिनिमम फ्लक्स का होना जरूरी है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, रेसिडुअल फ्लक्स। याद करो अभी एक क्वेश्चन जो बता रहे थे, ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स, ठीक है। तो जो ये अवशिष्ट जो फ्लक्स है बच्चों, उसको बनाए रखने के लिए हमेशा रोटर को एक ही दिशा में आप घुमाओ। अगर आपने उल्टा घुमा दिया तो ध्यान रखना कि ये जो फ्लक्स उसमें बचा हुआ था थोड़ा बहुत, वो भी आपने खत्म कर दिया। अब आप जब एकदम खत्म कर दिए तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0, और फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई तो चाहे आप जनरेटर को अब जितना भी घड़ी की दिशा में घुमाओ, लेकिन ईएमएफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लक्स हो गया 0। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर ईएमएफ नहीं बनेगा तो ये तो धोखे से हो भी जाता होगा। तो अगर बच्चों हो जाता है तो आपको खोलना पड़ता है, और इन पोल्स में फिर से करंट दौड़ा के रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें बनाना होता है, जिससे फ्लक्स की कुछ थोड़ी मोड़ी वैल्यू मिल जाए, जिसकी वजह से ये बनना शुरू हो जाए ईएमएफ। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है टू अवॉइड, चलो पढ़ते हैं, प्रोटेक्ट ब्रश फ्रॉम डैमेज। तो ब्रश इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रोटेक्ट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, यही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की तो बात कर रहे थे कि भाई आपके जनरेटर में फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, साफ साफ ठेठ भाषा, ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कुछ फ्लक्स की वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से ई बने, नहीं तो ई बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमेशा इस जनरेटर को बच्चों किस दिशा में घुमाते हैं, एक ही दिशा में घुमाते हैं। और ज्यादातर ये मानक में बताया जाता है कि भाई इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाओ, जिस जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमारे जनरेटर के अंदर बच्चों, जिससे हमारे जनरेटर के अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के लिए जो फ्लक्स की जरूरत है, ठीक है, वो फ्लक्स हमेशा बना रहे, जिसकी वजह से जब भी आप जनरेटर को घुमाना शुरू करो उसके सॉफ्ट को, तो आपको ईएमएफ मिलना शुरू हो जाए। अदरवाइज आपको ईएमएफ मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा वो। चाहे जितना घुमाते रहो जनरेटर को, फिर आपको वोल्टेज मिलने से रहा, ठीक है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों, जरूर बताना। ठीक है, मुझे मालूम है क्वेश्चन कम हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही तुक्का मार के निकल जाऊं तो ये मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा और आप भी नहीं समझ पाओगे, ज्यादा देर तक इसको हजम नहीं कर पाओगे। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है बच्चों, इतना छोटा वो नहीं है। इसका डीसी जनरेटर का जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे, थ्योरी, तभी आप इसको कर पा रहे होगे। इसमें जितने बच्चे ऐसे थे जो देख रहे थे और उन्होंने कभी ये क्वेश्चंस देखा था, पढ़ा था और इसके पीछे का जो लॉजिक था वो जानते थे, तो उनको तो मजा आई होगी, वो तो समझ पाए होंगे। लेकिन जो बच्चे इसमें थोड़ा नए हैं उनको थोड़ा अभी समय लगेगा बच्चों, लेकिन आप लोग मेहनत करने से मत डरिए। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि एक ना एक दिन ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगी। बार बार क्लास में यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। कॉन्सेप्ट एक ही है, बार बार वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके एग्जाम में, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको आने लगेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ से जितने भी ये क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं 23, ये सब एग्जाम में आने के पूरे पूरे फुल 100% चांसेस है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, आपके आईटीआई के भी एग्जाम में। तो बिल्कुल इसको पढ़ते रहिए। इसके पीडीएफ नोट्स अगर लेना हो बच्चों, तो इसके पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। इसको थ्योरेटिकल वे में थोड़ा सा पढ़िए, जिससे, क्योंकि इसमें थोड़ा मैं कचड़ा कर देता हूँ ना पूरे उसमें, तो इसकी भी हालांकि टेलीग्राम पे मैं डालता हूँ पूरी की पूरी ये नोट्स पीडीएफ बना के डाल देता हूँ, लेकिन उसके अलावा इसका जो मेन है आपका भारत स्किल की वेबसाइट जो निकला है, वो पीडीएफ मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ, आप उसको जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, आप और फास्ट अगर पढ़ सकते हैं इससे ज़्यादा, अगर कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसको आप जो है स्किप कर दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ मेरे बताने का लॉजिक ये है जिससे सारे बच्चों को बराबर समझ में आए, है ना। हम किसी एक बच्चे को लेके नहीं चल सकते कि आपने पूरा पूरा पढ़ा था, इसलिए केवल आपको ऑप्शन बताते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँ। ऑप्शन बता तो रहे हैं, लेकिन उसका आपको पता भी होना चाहिए कि उसका लॉजिक क्या है बच्चों। ठीक है, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जो भी समस्या है आप बताना अपनी, ठीक है, मैं बिल्कुल उसको जो है अगली क्लास में सुधार लूंगा, आप लेकिन बताओ, ठीक है। चलो, तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है, अपने घर में स्वस्थ रहो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।